मेरा नाम अर्जुन मेहता है। उम्र 28 साल। आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की है। पुणे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिली तो सोचा जीवन बन गया। ये डायरी मैंने इसलिए लिखनी शुरू की क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने इसे नहीं लिखा तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं या तो बच गया या फिर ये डायरी मेरे बाद मिली। दोनों में से जो भी हो, पूरा पढ़ना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में छोड़ने वालों के साथ जो होता है वो मैंने खुद देखा है। पहला दिन 15 मार्च 2023। नौकरी पुणे में थी और मुझे किफ़ायती किराए पर फ्लैट चाहिए था। दिल्ली से आया था, पुणे का शहर नया था, लोग नए थे। एक प्रॉपर्टी डीलर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पुणे के बाहरी इलाके में एक सोसाइटी है, बड़ी, साफ सुथरी, किराया बहुत कम। कारण, सोसाइटी थोड़ी पुरानी है और मेट्रो से थोड़ी दूर। कितना किराया, मैंने पूछा। 6,000। मैं चौंका। पुणे में उस साइज के फ्लैट का किराया 25,000 से कम नहीं। इतना कम क्यों? पाटिल जी ने कंधे उचकाए। पुरानी सोसाइटी है, लोग नहीं रहते ज्यादा, मालिक किराया कम रखता है ताकि कोई तो रहे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नौकरी का पहला महीना था, जेब खाली थी, मैंने हाँ कर दी। चंद्रकांत पाटिल ने मुझे सोसाइटी के गेट पर छोड़ा और बोला, अंदर चौकीदार होगा, रमेश काका, वो तुम्हें फ्लैट दिखाएंगे, मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं? उसने गाड़ी स्टार्ट की। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाद में मिलते हैं। और वो चला गया। मैं सोसाइटी के गेट पर खड़ा रहा। शांतिनगर अपार्टमेंट्स। गेट पुराना था, लोहे का, थोड़ा जंग लगा। पीछे 6 मंजिला इमारत थी, अच्छी बड़ी, एक जमाने में शानदार रही होगी, अब थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मुझे तब ध्यान नहीं आया, बाद में आया। सोसाइटी का नाम शांतिनगर था, लेकिन नाम के नीचे एक पुरानी मिटती हुई लाइन थी। मैंने झुककर पढ़ा, लिखा था, एक बार अंदर आने के बाद शांति से जाना। मैंने सोचा शायद पुराना टैगलाइन है किसी बिल्डर का। मैं अंदर चला गया। रमेश काका छोटे से केबिन में बैठे थे, बूढ़े, 70 के करीब, पान खाते हुए। उन्होंने मुझे देखा और बोले, नया किराएदार? हाँ, अर्जुन मेहता, तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 307। उन्होंने चाबी निकाली और थमाई, फिर एक कागज निकाला। ये पढ़ो, साइन करो। मैंने कागज उठाया। शीर्षक था, शांतिनगर अपार्टमेंट्स, निवासी नियमावली। नियम थे। नियम 1, रात 11 बजे के बाद सोसाइटी का मुख्य गेट बंद रहेगा। नियम 2, लिफ्ट का उपयोग रात 12 बजे के बाद वर्जित है। नियम 3, छत पर जाना मना है। नियम 4, बेसमेंट में पार्किंग के अलावा किसी काम से ना जाएं। नियम 5, अपने फ्लैट के बाहर कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा ना खोलें। नियम 6, किसी पड़ोसी के घर अचानक मच जाएं, पहले फ़ोन करें। नियम 7, अगर रात में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे तो खिड़की मत खोलें, दरवाज़ा मत खोलें, बस सो जाएं। मैं कागज़ पढ़ता रहा। ये नियम थोड़े अजीब है, मैंने कहा। रमेश काका ने पान की पीक ठूकी। नए इंजीनियर हो, अजीब लगेगा, रहने लगोगे तो समझ आएगा। नियम 3, छत पर जाना मना क्यों? छत कमज़ोर है, गिर जाओगे। नियम 7, बच्चे की आवाज़। काका ने पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा, आवाज़ धीमी हो गई। वो नियम सबसे ज़रूरी है। लेकिन क्यों? साइन करो। मैंने साइन कर दिया। बाद में जब मैंने सोचा तो लगा एक सामान्य इंसान उस कागज़ को देखकर वहां से चला जाता। मैं इंजीनियर था, मुझे लगा तर्कसंगत कारण होगा। मैं गलत था। फ्लैट अच्छा था, 2 कमरे, हॉल, किचन, थोड़ा पुराना लेकिन साफ। पिछले किराएदार का कुछ सामान छोड़ गया था, एक टूटी कुर्सी, एक पुराना कैलेंडर। कैलेंडर का साल था 2017, 6 साल पुराना। मैंने सोचा तब से कोई यहाँ नहीं रहा। पहली रात मैंने खाना बनाया, दफ्तर की फाइलें देखी और सो गया। सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। सोसाइटी के कंपाउंड में कुछ पेड़ थे, एक टूटा फव्वारा और बेंचें, सब खाली। कोई रहता नहीं यहाँ, मैंने सोचा, और सो गया। रात में 1 बजे मेरी नींद खुली। बाहर से आवाज़ आ रही थी, एक बच्चे की आवाज़। वो हंस रहा था। मैं उठा, खिड़की की तरफ बढ़ा और तभी रमेश काका की आवाज़ दिमाग में आई, अगर रात में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे तो खिड़की मत खोलें। मैं रुक गया। हंसी जारी थी, खिलखिलाती, मासूम। मेरे हाथ खिड़की के पर्दे पर थे। एक इंजीनियर का दिमाग कहता था बाहर कोई बच्चा खेल रहा है, इसमें अजीब क्या है। लेकिन रात के 1 बजे सोसाइटी में जहां कोई रहता नहीं, एक बच्चे की हंसी। मैंने पर्दा नहीं हटाया, बिस्तर पर वापस आया। हंसी 5 मिनट बाद बंद हो गई। मैं सोया नहीं उस रात। दूसरा दिन, सुबह दफ्तर जाते वक्त मैंने रमेश काका से पूछा, कल रात एक बच्चे की आवाज़ थी। काका के मुझे ऊपर से नीचे देखा। खिड़की खोली थी? नहीं। उनके चेहरे पर राहत का भाव आया। अच्छा किया। लेकिन बच्चा था कौन? कोई बच्चा नहीं था। लेकिन मैंने सुना, कोई बच्चा नहीं था। रमेश काका की आवाज़ में एक ऐसा भारीपन था जो बहस को बंद कर देता है। मैंने आगे नहीं पूछा। दफ्तर में दिन अच्छा रहा। मेरे मैनेजर विकास सर अच्छे इंसान थे, साथ काम करने वाले लोग भी। लंच में मैंने अपने एक सहकर्मी प्रशांत को सोसाइटी का नाम बताया, शांतिनगर अपार्टमेंट्स। प्रशांत का चेहरा अजीब हो गया। हाँ, जानते हो उसे?
अर्जुन, वो वहाँ कोई रहता नहीं, मैं रहना हूँ। यार, मेरे एक जानकार थे, 2 साल पहले वहाँ रहने गए थे। 3 दिन में निकल आए। पूछा तो बोले नियम तोड़ा था। कौन सा नियम? प्रशांत ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन ना ले। नियम 5, दरवाज़ा खोल दिया था रात में। तो उन्होंने जो देखा था वो बताते नहीं अब भी। बस ये कहते हैं जो अंदर आया था वो उनका पड़ोसी नहीं था। मैं चुप रहा। अर्जुन, वहाँ से निकल आओ। अभी नहीं, पहले महीने का किराया दे दिया है। प्रशांत ने एक लंबी सांस ली। तुम इंजीनियर हो यार, तर्क में भरोसा है, लेकिन ये जगह तर्क नहीं मानती। उस शाम सोसाइटी में वापस आया तो कुछ अजीब दिखा। पहली मंजिल के एक फ्लैट की खिड़की से रोशनी आ रही थी। कोई और भी रहता था यहाँ। रमेश काका ने बताया था कि सोसाइटी लगभग खाली है, लेकिन कुछ किराएदार हैं। मैंने काका से पूछा, पहली मंजिल पर कौन रहता है? मिसेस देशपांडे, बुजुर्ग महिला, अकेली हैं। कब से? 20 साल से। और कोई? चौथी मंजिल पर एक परिवार था, राव साहब, लेकिन वो पिछले हफ्ते चले गए। क्यों? काका ने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा। काका ने पान की डिब्बी बंद की और बोले, बेटा, जो सवाल मैं जवाब ना दूं वो मत पूछा करो। तीसरा दिन, रात में फिर नींद खुली। इस बार बच्चे की हंसी नहीं थी, इस बार दीवार पर दस्तक थी। मेरे बेडरूम की दीवार पर। टक टक टक, धीरे धीरे लेकिन लगातार। मैं उठकर बैठ गया। दिल तेज चल रहा था। दीवार के उस तरफ कोई फ्लैट नहीं था। मैंने याद किया, मेरा फ्लैट कॉर्नर में था। उस दीवार के उस तरफ सीधे बाहर था, तीसरी मंजिल की बाहरी दीवार। तो दस्तक कौन दे रहा था? मैंने फ़ोन उठाया। रात के 2 बज रहे थे। मैंने फ़ोन की टॉर्च चलाई और उस दीवार के पास गया। दीवार सामान्य थी, प्लास्टर, रंग सब ठीक, लेकिन छूने पर ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी। पुणे में मार्च में ठंड नहीं होती। कमरे में एसी भी नहीं था, लेकिन वो दीवार बर्फ की तरह ठंडी थी। दस्तक बंद हो गई। मैं वापस बिस्तर पर आया और तब मुझे ध्यान आया, दस्तक बाहर से आ रही थी, तीसरी मंजिल की बाहरी दीवार पर, जो ज़मीन से 30 फुट ऊपर थी। अगली सुबह मैंने एक काम किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। मैं पहली मंजिल पर मिसेस देशपांडे के दरवाजे पर गया। नियम 6 था, अचानक मत जाओ, पहले फ़ोन करो, लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। मिसेस देशपांडे 70-75 साल की थीं, छोटी, गोलमटोल, सफ़ेद बालों की जूड़ा। उनकी आंखें तेज़ थीं। उन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उम्र से नहीं आती, अनुभव से आती है। तुम नए इंजीनियर हो, उन्होंने कहा। बयान, सवाल नहीं। हाँ, अर्जुन मेहता। वो एक पल चुप रही, फिर बोली, आओ। उनका फ्लैट मेरे से अलग था, गर्म, रोशनदार, खुशबूदार। दीवारों पर तस्वीरें थी, एक बूढ़े आदमी की, एक जवान लड़के की, एक परिवार की। उन्होंने चाय बनाई, मुझे बैठाया। बच्चे की हंसी सुनी? उन्होंने पूछा। हाँ। खिड़की नहीं खोली? नहीं। वो संतुष्ट लगी। अच्छे हो, कुछ और? दीवार पर दस्तक? उन्होंने एक लंबी सांस ली। बेटा, ये सोसाइटी, इसकी एक कहानी है जो तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन ये भी जान लो, कहानी जानने के बाद तुम यहाँ से जा नहीं सकते, कम से कम 7 दिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस सोसाइटी का नियम है, जो यहाँ रहना शुरू करे उसे 7 दिन पूरे करने होते हैं। 7 दिन से पहले जो गए वो जा तो गए, लेकिन कुछ और भी साथ ले गए। मेरी चाय का कप मेरे हाथ में था, मैंने रख दिया। क्या ले गए? मिसेस देशपांडे की आंखें दुखी हो गई। अपनी नींद, अपनी छाया, अपनी आवाज़। मिसेस देशपांडे ने जो बताया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसा उन्होंने बताया वैसा। ये सोसाइटी 1978 में बनी थी। बिल्डर का नाम था सुभाष रानाडे। रानाडे साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने ये सोसाइटी इसलिए बनाई थी क्योंकि उनके मज़दूरों को रहने की जगह चाहिए थी। शुरुआत में यहाँ मज़दूर परिवार रहते थे, फिर निम्न मध्यम वर्ग के लोग। 1992 में एक हादसा हुआ। 5वीं मंजिल का निर्माण चल रहा था, सोसाइटी का विस्तार हो रहा था। एक रात, दिवाली की रात, मज़दूर काम कर रहे थे। क्यों दिवाली की रात काम हो रहा था? क्योंकि डेडलाइन थी। मचान टूटा, 7 मज़दूर नीचे गिरे, 7 में से 5 मर गए। लेकिन ये कहानी का वो हिस्सा नहीं जो दिल दहला देता है। जो दिल दहलाता है वो ये है, उन 5 मज़दूरों में से 3 के बच्चे भी थे उस रात सोसाइटी में। उनके घर में रहते थे नीचे पहली मंजिल पर। जब मचान टूटा तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बापू को गिरते देखा। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, सदमे में इतने चले गए कि कभी ठीक नहीं हुए। लड़के का नाम था राहुल, उम्र 9 साल। लड़की का नाम था मीना, उम्र 7 साल।
राहुल 6 महीने बाद बुखार में चल बसा, मीना 1 साल बाद। उसके बाद से सोसाइटी बदल गई। बच्चों की आत्माएं हैं यहाँ, मिसेस देशपांडे ने कहा। मैं उनकी बात सुन रहा था। इंजीनियर का दिमाग कह रहा था ये पुराना अंधविश्वास है, लेकिन रात की वो दस्तक, वो हंसी। नियम साथ क्यों है, मैंने पूछा। क्योंकि मीना हंसती है रात में, वो किसी को अंदर बुलाती है जो खिड़की खोले। क्या होता है? मिसेस देशपांडे ने एक तस्वीर की तरफ देखा, वो जवान लड़के की तस्वीर। मेरा बेटा था अतुल, 30 साल का था जब यहाँ आया 5 साल पहले। एक रात उसने खिड़की खोली। उन्होंने रुक कर चाय का घूंट लिया। अगले दिन से वो बदल गया। बात नहीं करता था, खाता नहीं था, बस खिड़की के पास बैठा रहता था। 1 हफ्ते बाद वो रुक गई। 1 हफ्ते बाद मैंने धीरे से पूछा। 1 हफ्ते बाद वो छत पर गया। सुबह मिला। सुबह नीचे। मेरा दिल भारी हो गया। माफ़ करें, मैंने कहा। माफ़ी मत मांगो, बस नियम मानो। मैं अपने फ्लैट पर वापस आया। प्रशांत को फ़ोन किया, सब बताया। प्रशांत ने कहा, यार अभी निकलो वहाँ से, किराया गया तो जाए। मिसेस देशपांडे ने कहा, 7 दिन से पहले मत जाओ। अरे वो बुढ़िया पागल होगी। प्रशांत, मैंने आवाज़ धीमी की। वो नहीं जाएंगी यहाँ से, 20 साल से है। क्यों? अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो वो क्यों है? शायद या तो वो पागल है या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। प्रशांत चुप हो गया। 3 दिन और बस, फिर मैं नया फ्लैट ढूंढूंगा। ठीक है, लेकिन यार नियम मानना। मानूंगा। मैंने फ़ोन रखा और तब मुझे एहसास हुआ, मिसेस देशपांडे ने जो बताया था उसमें एक बात अजीब थी। उन्होंने कहा था 20 साल से यहाँ हूँ। अगर वो 20 साल से यहाँ है और उनका बेटा 5 साल पहले आया था, तो बेटे के आने से पहले वो अकेली क्यों रह रही थी इस सोसाइटी में? चौथा दिन। दफ्तर से लौटते वक्त मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे रोक दिया। सोसाइटी के बाहर एक बच्चा खड़ा था। लड़का, कोई 9-10 साल का। स्कूल की यूनिफॉर्म, सफ़ेद शर्ट, नीली पैंट। वो गेट के बाहर खड़ा था और अंदर देख रहा था। मैं उसके पास गया। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? लड़के ने मुझे देखा। उसकी आंखें सामान्य थीं, बड़ी बड़ी, भूरी। यहाँ रहते हो? उसने पूछा। हाँ। 307। मैं रुक गया। तुम्हें कैसे पता? उसने जवाब नहीं दिया। तुम किसके बच्चे हो? माँ बाप कहाँ हैं? मैं अकेला हूं। कहाँ रहते हो? उसने सोसाइटी के अंदर की तरफ इशारा किया। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ी। अंदर? मैंने कहा। अंदर तो सिर्फ मैं और मिसेस देशपांडे हैं। लड़का मुस्कुराया और उस मुस्कान में कुछ था जो किसी 9 साल के बच्चे की मुस्कान नहीं थी। और हम भी, उसने कहा। और वो गेट के अंदर चला गया। मैं उसके पीछे गया। अंदर कोई नहीं था। खाली कंपाउंड, टूटा फव्वारा, खाली बेंचें, कहीं कोई नहीं। रमेश काका उस शाम केबिन में नहीं थे। पहली बार। मैंने उनका नंबर डायल किया, बंद था। मैंने मिसेस देशपांडे को फ़ोन किया, जवाब नहीं। मैं अकेला था सोसाइटी में। मैं अपने फ्लैट में आया, दरवाज़ा बंद किया, बोल्ट लगाया। 9 बजे मैंने खाना बनाया। 10 बजे मैं पढ़ रहा था। 11 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। और ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 दस्तकें। धीरे धीरे। नियम 5, बाहर से कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा ना खोले। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। दस्तक फिर हुई, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। फिर एक आवाज़ आई, भाई साहब दरवाज़ा खोलिए, मैं रमेश काका हूँ, तबीयत ठीक नहीं। रमेश काका की आवाज़। मैंने बिस्तर पर बैठे बैठे फ़ोन उठाया और काका का नंबर डायल किया। बंद था। बाहर से आवाज़ आई, भाई साहब प्लीज़। मेरा दिल कहता था खोल दो, बूढ़े आदमी हैं, बीमार हैं। मेरा दिमाग कहता था नियम। मैंने दरवाजे के पास जाकर कहा, काका जी आपका नंबर बंद है, मैं सोसाइटी की मैनेजमेंट को फ़ोन करता हूँ। बाहर से खामोशी। फिर आवाज़, और इस बार आवाज़ थोड़ी अलग थी। काका की आवाज़ जैसी, लेकिन खुरदरी, जैसे कोई नकल उतार रहा हो। भाई साहब आप अच्छे हो, आप समझदार हो, आप इंजीनियर हो। हाँ। तो खोलो ना, डरते क्यों हो? और उस वाक्य में डरते क्यों हो कुछ था जो रमेश काका जैसा नहीं था। एक मजाक था, एक चुनौती। मैं चुप रहा। 5 मिनट की खामोशी। फिर आवाज़ आई, और इस बार बच्चे की आवाज़ थी।
अर्जुन भैया खोलो। वही लड़का जो गेट पर मिला था। मैं दरवाजे से हटकर बिस्तर पर बैठ गया, चादर खींची, आंखें बंद की और मन ही मन में जप किया, नियम 5, नियम 5, नियम 5। रात के 3 बजे खामोशी छा गई। 5वां दिन। सुबह मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के बाहर जमीन पर कुछ था। एक कागज मुड़ा हुआ। मैंने उठाया, खोला। उसमें हाथ से लिखा था, बच्चे की लिखावट जैसा, टेढ़ा मेढ़ा। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, अच्छा किया, लेकिन 2 दिन बाद नियम 7 तोड़ोगे। सब तोड़ते हैं। मैं कागज़ लेकर मिसेस देशपांडे के पास गया। उन्होंने कागज़ देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये लिखावट, उन्होंने कहा। किसकी है? उन्होंने कागज़ मुझे वापस दिया और वो तस्वीर की तरफ गईं। वही तस्वीर जो उनके बेटे की थी। उन्होंने तस्वीर के पीछे से एक पुराना कागज़ निकाला, दिया मुझे। वो अतुल की लिखावट थी, उनके बेटे की। मेरे पास वाला कागज़ उसी लिखावट में था। मिसेस देशपांडे की आंखें भर आईं। अतुल, उन्होंने फुसफुसाया, आपका बेटा अभी भी यहां है? मैंने धीरे से पूछा, 5 साल से। यहाँ कहानी का वो मोड़ आया जो मैंने सोचा नहीं था। मिसेस देशपांडे ने बताया, बेटा, मैं इस सोसाइटी में इसीलिए रहती हूँ। अतुल यहाँ है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो तो मर गया है। हाँ, लेकिन वो यहाँ है, रात में मुझसे मिलने आता है, बात करता है, माँ कहता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरे मन में सहानुभूति भी थी, एक माँ अपने बेटे के लिए। वो अभी भी आपको पहचानता है? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन वो रुकी। वो अकेला नहीं है, बाकी भी हैं, राहुल और मीना और कुछ और जो जिन्हें मैं नहीं पहचानती। ये सोसाइटी में कितने हैं? मिसेस देशपांडे ने आंखें बंद की। जितने नाम उस दुर्घटना के बाद से गए वो सब यहाँ हैं, अतुल और बाकी किराएदार जो यहाँ आए, नियम तोड़े और रुक गए। रुक गए मतलब उनके शरीर गए, लेकिन कुछ और रहा। मेरी चाय ठंडी हो गई। आप ये क्यों बता रही हैं मुझे? मिसेस देशपांडे ने सीधे मेरी आंखों में देखा। क्योंकि अतुल ने कहा, उसने कहा नया लड़का अच्छा है, उसे बता दो। 6ठा दिन, रात के 2 बजे। बच्चे की हंसी। इस बार मैं उठा नहीं, मैंने आंखें भी नहीं खोली, लेकिन हंसी नहीं रुकी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर वो हंसी बदल गई। धीरे धीरे वो हंसी रोने में बदल गई, एक बच्चे का रोना। और इस बार मेरा दिल ने कहा, ये नाटक नहीं है, ये सच में कोई रो रहा है। इंजीनियर नहीं बोल रहा था, इंसान बोल रहा था। मेरा हाथ उठा खिड़की की तरफ, और तभी मेरा फोन बजा। रात के 2 बजे, अनजान नंबर। मैंने उठाया। अर्जुन, एक आवाज, युवा, पुरुष। कौन? अतुल। मेरी सांस रुक गई। मैं खिड़की मत खोलना। आवाज शांत थी। वो रो रही है। मीना रोती है रात में, लेकिन जब कोई खिड़की खोलता है तो रोना बंद हो जाता है, और वो जो आता है खिड़की के पास, वो मीना नहीं होती। मेरे हाथ खिड़की से हट गए। अतुल, तुम सच में माँ की देखभाल करो, बस यही मांगना था। एक पल की खामोशी, और कल चले जाओ। कल? लेकिन 7 दिन? तुम 3 दिन पहले आए थे जब मैं सो गया था। नियम 7। उस रात तुमने खिड़की नहीं खोली, इसीलिए गिनती शुरू हुई। कल 7वां दिन है। कल सुबह 11 बजे से पहले निकल जाओ। और अगर नहीं निकला तो? लंबी खामोशी। फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। फोन बंद हो गया। मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया। नंबर अस्तित्व में नहीं था। 7वां दिन, सुबह। मैं सुबह 7 बजे उठा, बैग पैक किया, नीचे आया। रमेश काका अपनी जगह थे। जा रहे हो? उन्होंने पूछा। हाँ। 7 दिन पूरे हो गए? हाँ। उन्होंने मुझे देखा, एक अजीब नज़र, जैसे जांच कर रहे हो। नियम तोड़ा था किसी रात?
नहीं, उनके चेहरे पर राहत आई। तो जाओ, और बाहर जाकर इस जगह का नाम किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि जो जानते हैं वो आते हैं, जो आते हैं वो अक्सर नहीं जाते। मैं जाने लगा, फिर रुका। काका, कल रात आप नहीं थे और आपका नंबर बंद था। काका ने पान खाया। मैं हमेशा रहता हूं, कल नहीं थे। बेटा, काका ने धीरे से कहा, मैं यहां कब से हूं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस ये जान लो, मैं इस सोसाइटी को छोड़ नहीं सकता। और उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ था, वही खालीपन जो मिसेस देशपांडे ने बताया था, जो रुक गए उनकी आंखों में। मैं मिसेस देशपांडे के दरवाजे पर गया। उन्होंने खोला। जा रहे हो? हाँ। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। ये रखो। क्या है? खोलो बाहर जाकर। मैंने उन्हें देखा। एक बूढ़ी औरत, अकेली, अपने मृत बेटे के साथ एक भूतिया सोसाइटी में। आप भी चलो, मैंने कहा। वो मुस्कुराईं, एक थकी हुई मुस्कान। अतुल यहाँ है। लेकिन बेटा, माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती, चाहे बच्चा कहीं भी हो। मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। जाओ और खुश रहो, तुम अच्छे हो, इसीलिए वो तुम्हें जाने दे रहे हैं। मैं गेट की तरफ बढ़ा। गेट खुला। मैं बाहर आया। गेट बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा। सोसाइटी वैसी ही थी, पुरानी, थकी हुई। पहली मंजिल की खिड़की में मिसेस देशपांडे खड़ी थीं। उन्होंने हाथ हिलाया, मैंने भी। मैं वहां से दूर आया, एक चाय की दुकान पर रुका। लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, हाथ से लिखा, अतुल की लिखावट। अर्जुन, तुम पहले हो जो यहां आए और जा रहे हो। नहीं, दूसरे हो। पहले भी एक था। उसने सब नियम माने, लेकिन जाते जाते उसने एक गलती की। उसने ये सोसाइटी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 1 महीने में 12 लोग आए। पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर। रात में, बिना नियम जाने। 4 नहीं गए। तुमसे एक मांगना था, वो ये कि इस जगह के बारे में किसी को मत बताना। जो आना चाहे आए, लेकिन तुम मत बुलाओ। और एक बात, जो बच्चे यहाँ हैं, राहुल और मीना, वो बुरे नहीं हैं, वो बस अकेले हैं। उन्हें भी जाना है, लेकिन तब तक नहीं जा सकते जब तक उनके परिवार उन्हें माफ़ नहीं करते या वो खुद भूल नहीं जाते। और जो बाकी हैं, जो मीना की तरह दिखते हैं लेकिन मीना नहीं है, उनसे दूर रहना। मैं माँ का ध्यान रखूंगा। अतुल। मैं चाय पीता रहा, कागज रखा, खिड़की से बाहर देखा। पुणे की सड़कें, गाड़ियां, लोग, जिंदगी, सब वैसा था। मैं थोड़ा अलग था। प्रशांत ने जब मुझे देखा तो पूछा, यार चेहरा पीला क्यों है? 7 दिन ठीक से सोया नहीं। क्या हुआ वहां? मैंने एक पल सोचा। अतुल की चिट्ठी याद आई। कुछ नहीं, सोसाइटी ठीक नहीं थी। आ गया। प्रशांत ने राहत की सांस ली। चलो, नया फ्लैट ढूंढते हैं। हाँ। लेकिन रात को, जब मैं प्रशांत के घर सोया, पहली बार 7 दिनों में चैन की नींद आई। कोई दस्तक नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। सपना आया। एक बगीचा, हरा भरा, धूप। उस बगीचे में 2 बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का, एक लड़की। उन्होंने मुझे देखा। लड़की ने हाथ हिलाया और दोनों हंसे। असली हंसी, वो जो रात में सुनाई देती थी, उससे बिल्कुल अलग। ये गर्म थी, जीवित थी। सपने में मुझे समझ आया, ये राहुल और मीना हैं, और वो ठीक थे। ये डायरी मैंने 1 हफ्ते बाद लिखी। मैं अब एक नई सोसाइटी में रहता हूँ, नॉर्मल, शोरगुल वाली। पड़ोसी आते जाते हैं, बच्चे दिन में खेलते हैं, रात में कोई दस्तक नहीं होती। मैंने शांति नगर का नाम किसी को नहीं बताया। इस डायरी में भी उसका पूरा पता नहीं लिखा। लेकिन एक काम मैंने किया। मैंने 1992 के उस हादसे के बारे में खोजबीन की। पुराने अखबार, रिकॉर्ड। उन 5 मजदूरों के नाम मिले और उनके परिवारों के नाम मिले। मैंने एक एक करके उनसे मिलने की कोशिश की। 2 परिवार मिले। उन्हें बताया कैसे क्या हुआ था। उन्होंने रोए, माफ़ किया। नहीं जानना था किसे, लेकिन माफ़ किया। ये दुनिया में नहीं रहे, ये माफ़ी, बस यही तो चाहिए था। क्योंकि अतुल ने कहा था, उन्हें भी जाना है, लेकिन तब तक नहीं जा सकते जब तक उनके परिवार माफ़ नहीं करते। कुछ महीने बाद मिसेस देशपांडे का फोन आया। अर्जुन? हाँ आंटी जी। कुछ बदल गया यहाँ। क्या? रात में अब बच्चों की आवाजें नहीं आती, मीना नहीं हंसते। मेरा दिल भर आया। और अतुल? एक पल की खामोशी।
वो भी शांत है। कल रात आया, बोला माँ मुझे जाना है, तुम्हें अकेला छोड़ना बुरा लग रहा है। उनकी आवाज़ कांपी। मैंने कहा जाओ, माँ ठीक है, और वो चला गया। 1 हफ्ते बाद मिसेस देशपांडे ने खुद सोसाइटी छोड़ दी। उनके भतीजे ने उन्हें नागपुर ले गया। शांतिनगर अपार्टमेंट्स खाली हो गईं। रमेश काका का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। शायद वो अभी भी वहाँ हैं, शायद वो कभी नहीं गए थे, शायद वो कभी नहीं जाएंगे। ये डायरी यहीं ख़त्म होती है। मैंने वो सब लिखा जो सच था, एक भी शब्द नहीं जोड़ा, एक भी नहीं घटाया। अगर आप ये पढ़ रहे हैं और कभी पुणे के बाहरी इलाके में किसी पुरानी सोसाइटी के सामने खड़े हों, जहाँ किराया बहुत कम हो, जहाँ गेट पर एक मिटती हुई इबारत हो, तो एक काम करना, गेट मत खोलना, वापस जाना, क्योंकि कुछ जगहें किराए पर नहीं मिलती, वो तुम्हें किराए पर ले लेती हैं। और हाँ, एक आखिरी बात, वो कागज़ जो दरवाजे के बाहर मिला था, जिसमें लिखा था 2 दिन बाद नियम 7 तोड़ोगे, सब तोड़ते हैं। मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे उस रात अतुल का फ़ोन आया था। लेकिन जब मैंने बाद में सोचा, अतुल को कैसे पता था कि मैं खिड़की खोलने वाला था? वो मुझे देख रहा था, वो सब देख रहे थे, और उन्होंने उस रात मेरी मदद की। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी माँ से बात की थी, उनकी कहानी सुनी थी, उनके लिए उन मज़दूरों के परिवारों से मिला था। भूत बुरे नहीं होते, भूत वो होते हैं जो अटके हों। जो अटके हों, उन्हें छुड़ाने के लिए कभी कभी बस एक जिंदा इंसान की ज़रूरत होती है, जो उनकी आवाज़ सुने, जो उनकी कहानी समझे, जो उनके लिए बिना मांगे कुछ कर दे।